ठीक है, अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी 3 मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? DCW क्या क्या? डिस्निया, कफ एंड वीजिंग। ठीक है, तो इसके 3 क्लिनिकल फीचर्स जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, वाइवा में भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि एस्थमा के क्लिनिकल फीचर्स बताओ, तो आपको 3 मेन फीचर्स तो जरूर बोलने हैं, डिस्निया, कफ एंड वीजिंग। डिस्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कफ जो होता है, अब कफ से हमें ये नहीं लेना है कि स्पूटम निकल रहा है। कफ होता है जब हमारी जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है वो रिस्पॉन्स करती है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, उसे क्या बोला जाता है? कफ बोला जाता है। ठीक है, जब भी जो हमारा ग्लॉटिस होता है वो क्लोज होता है, उसके अगेंस्ट अगर कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है तो उसे हम कफ बोलेंगे। हम कफ इसे नहीं बोलेंगे कि अगर स्पूटम निकल रहा है। ठीक है, कफ 2 तरह का होता है, ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ। तो इसमें जो एस्थमा में इनिशियल स्टेजेस में तो निकलता है ड्राई कफ, और लेटर ऑन वो क्या हो जाता है, प्रोडक्टिव कफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, डिस्निया मैंने बताया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ मैंने बताया जो हमारी ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है या फिर जो हमारा फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है, अगर ग्लॉटिस क्लोज हो जा रहा है उसके अगेंस्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस फोर्सफुल एक्सपायरेशन को कफ। ठीक है, act of forceful expiration against the closed glottis. ठीक है, this is an act of forceful expiration against the closed glottis. तो डिस्निया मैंने बताया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ मैंने समझा दिया, वीजिंग होती है विस्लिंग साउंड। ठीक है, एक तरह की म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, तो जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको सुनने को मिलती है। तो एस्थमा में 3 मेन फीचर्स, डिस्निया, कफ एंड वीजिंग। और अगर हम वन वर्ड पैथोलॉजी की बात करें तो बोला जाता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रोंकियल एस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री क्या होता है हमारा, बताओ क्या होता है? ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री पढ़ के आए हो? किसी को नहीं आता? ट्रैकिया और ब्रोंकस का पूरा जो लंग्स में वो होता है उसको ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। हाँ ठीक है, क्या क्या आते हैं उसमें ये बताओ, जो पूरा ट्री बनता है बताओ। प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंका है। सब मिला मिला के बोलो, पूरा तो करो। अच्छा स्टार्ट ट्रैकिया से करोगे ना? ट्रैकिया नोट करो भाई, याद होना चाहिए चीज। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में बाइफरकेट होता है, एक होता है राइट ब्रोंकस, ब्रोंकस होता है या ब्रोंकाई होता है, क्या लिखूं यहाँ पे? ब्रोंकस। ब्रोंकस। हाँ, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, अब इधर से ही लेते हैं आगे को, एक ही साइड बना देती हूँ। लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंकस कहाँ जाएगा सबसे पहले बनाएगा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल से आगे जाके क्या बनेंगे? टर्शरी ब्रोंक्यूल। टर्शरी के बाद क्या बनता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद इधर साइड लिख दे रही हूँ एल्वेलर डक्ट। एल्वेलर डक्ट के बाद एल्वेलर सैक। एल्वेलर सैक के बाद हमारा एल्वेलाई आ गया। तो ये पूरा हमारा क्या होता है? एक ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आगे जब मैं वो भी पढ़ाऊंगी, टीबी भी पढ़ाऊंगी, तो पता होना चाहिए, ये सब चीजें बेसिक हैं। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। अब एक ब्रोंकस डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सैक, फिर आता है हमारा एल्वेलाई। ठीक है,
तो जो एल्वेलर डक्ट होती है वो ही आगे जाके अटैच होती है एल्वेलर सैक से, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो हम डेफिनेशन देख रहे थे। So bronchial asthma is characterized by hyper-responsiveness of tracheobronchial smooth muscle to variety of stimuli. ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो हमारी टीबीटी है, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है, वो रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एस्थमा बोल रहे हैं, रिजल्टिंग इन नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, often accompanied by increased secretion, mucosal edema and mucus plugging। कई बार क्या होता है, सिक्रीशंस बहुत ज्यादा, अभी पैथोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तब देखोगे कि कैसे सिक्रीशंस रिलीज होते हैं। तो सिक्रीशंस में म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से उससे पहले इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, अब इन्फ्लेमेशन होगा वहां एडिमा होगा, जिस वजह से कई बार क्या होता है, म्यूकस की प्लगिंग हो जाती है और जो पाथ है, जो पाथवे है, वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। और सिम्टम्स इंक्लूड डिस्निया, मैंने बताया अभी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग होती है, विस्लिंग साउंड आती है, कफ, ठीक है, मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कई बार काम करने में भी दिक्कत आ सकती है इस वजह से। तो एस्थमा क्या है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की। ये किस वजह से हो सकती है, किसी भी स्टिमुलाई की वजह से हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है, कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या देखा जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाएगा अगर हम वन वर्ड पैथोलॉजी की बात करें, ठीक है। अब देखो, एस्थमा इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी प्राइमरली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ये छोड़ो, ये काम का नहीं है। अब यहाँ पर भी यही दिखा रखा है, एपिसोडिक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब पैथोफिजियोलॉजी, तो इसको मैं अलग से समझाती हूँ। इससे पहले एक चीज नोट करोगे कि जो एस्थमा होता है ये कई तरीके का होता है, ठीक है, मेनली दो टाइप्स किए जाते हैं इसके। पहला होता है एक्सट्रिंसिक, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी बाहरी कॉज है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसको और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एलर्जिक एस्थमा, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहा है तो एलर्जिक एस्थमा। और क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है अडल्टहुड एस्थमा, अडल्टहुड एस्थमा, ठीक है। और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लेट ऑनसेट एस्थमा, बाद में हो रहा है, अडल्ट एज में हो रहा है, ठीक है, तो लेट ऑनसेट एस्थमा बोलेंगे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को और क्या बोला जाता है, इसे, अब देखो ऊपर वाली को एलर्जिक बोल रहे हैं तो इसे बोलेंगे नॉन एलर्जिक, ठीक है, नॉन एलर्जिक एस्थमा। अब ये क्या है, एडल्टहुड है, तो ये क्या होगा, ये चाइल्डहुड एस्थमा होगा, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, लेट ऑनसेट एस्थमा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली ऑनसेट एस्थमा, अर्ली ऑनसेट एस्थमा, ठीक है। अब थोड़ी सी डिफरेंस देख लो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे पेशेंट में, तो सबसे अच्छा चीज रहती है हिस्ट्री ले लो भाई, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक में हमें क्या मिलेगी, हमेशा हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, हिस्ट्री टेकिंग पढ़ोगे आप लोग, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक में हमें एलर्जी की हिस्ट्री बताएगा पेशेंट, क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अर्टिकेरिया की हिस्ट्री हो, ठीक है, हो सकता है साइनसाइटिस की हिस्ट्री हो, एक्सेट्रा, देख लेना यार, ठीक है। दूसरा, अब इसमें इंट्रिंसिक में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ठीक है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर हम एलर्जिक टेस्ट कराएंगे, अगर हम आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट कराएंगे, ठीक है, आईजीई का टेस्ट कराएंगे, तो इसमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। आईजी एंटीबॉडी इधर इंक्रीज्ड मिलेंगी, ठीक है, और इधर नॉर्मल मिलेंगी, ठीक है। तो हमने देखा दो तरह का एस्थमा होता है, एक एक्सट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो भी एक्सटर्नल कॉज से हो रहा है, इसको
एलर्जिक एस्थमा भी बोलते हैं, इसे लेट ऑनसेट एस्थमा भी बोलते हैं, इसे अडल्टहुड एस्थमा भी बोलते हैं। दूसरा हमने देखा इंट्रिंसिक एस्थमा, इसे क्या बोलते हैं, इसे नॉन एलर्जिक, अर्ली ऑनसेट और चाइल्डहुड एस्थमा भी बोला जाता है। अब देखो कुछ तरीके के एस्थमा और होते हैं, जैसे कि एक आता है नॉक्टर्नल एस्थमा। ठीक है, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, बताओ। नाइट, रात में चालू होगा। हाँ, जो रात में हो रहा है, ठीक है, रात के टाइम का अगर एस्थमा हो रहा है तो उसे नॉक्टर्नल एस्थमा बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो एस्थमा के अटैक आते हैं वो नाइट आवर्स में आते हैं मोस्टली। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो इसके तीन मेन कॉजेज होते हैं। पहला तो हो गया एटमॉस्फेरिक कूलिंग, रात में नेचुरली एटमॉस्फेरिक कूलिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक कूलिंग ऑफ टीबीटी। टीबीटी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक है, अब नेचुरली कूलिंग हो रही है जिस वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, और जिस वजह से क्या होगा, एस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है, एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसका मेन कॉज है ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ पीएसएनएस। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, तो देखो हमारा नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, बोलते जाओ, बोलो। सेंट्रल है वो एसएनएस और पीएसएनएस है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो, जो हमारा एएनएस है, एएनएस मैंने बताया दो चीजों में डिवाइड होता है, आप लोगों ने बताया, एसएनएस और पीएसएनएस। अब एसएनएस जो होता है वो एक्टिवेट कब होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है, पीएसएनएस कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग रेस्ट, ये हम जानते हैं। अब स्ट्रेसफुल कंडीशन जब है तो हम क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत तेजी से सांस लेने लग जाते हो, हमारी बॉडी नेचुरली करती है ये चीज। तो क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन देखा जाता है इस कंडीशन में, ब्रोंको डायलेशन। अब ड्यूरिंग रेस्ट हमें ज्यादा तेज तेज सांस लेने की तो जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, नेचुरली प्रोसेस होती है ये कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, साथ ही साथ इधर क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इधर हार्ट रेट कम हो जाता है। ये तो बात की चीज है, हमें मेनली लंग से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, अगर रात वाली कंडीशन है, ड्यूरिंग रेस्ट है, तो क्या होगा, पीएसएनएस एक्टिवेट होगा, और क्या हो रहा है, नेचुरली ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। और अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो उसको रात को ज्यादा होने लग जाएगी। अब आइए बात समझ कि क्यों नॉक्टर्नल एस्थमा हो रहा है, किसी को नहीं आई तो बताओ, दोबारा बताऊंगी। एक बार और बता दीजिए बॉस। हाँ देखो, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पहले ये चीज देखो, मैंने क्या बोला, नॉक्टर्नल एस्थमा मींस क्या, एस्थमा हो रहा है रात को। ठीक है, अब इसके कॉजेज हमने मैंने पहला बताया कि एटमॉस्फेरिक कूलिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक कूलिंग की वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। अब दूसरा मैंने रीजन बताया, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ पीएसएनएस। अब पीएसएनएस की ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, देखो रात को रेस्टिंग वाली कंडीशन है तो उस टाइम पीएसएनएस एक्टिवेट होगा नेचुरली। तो पीएसएनएस की अगर ओवर एक्टिविटी होगी तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब ब्रोंकस ऐसे था, कॉन्स्ट्रिक्ट होके इतना छोटा हो गया, तो उस वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बताओ। आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आएगी, तो इसी वजह से क्या होता है, रात को नॉक्टर्नल एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। अब आया समझ, यस बॉस। सभी को आ गया, ठीक है, आ गया ना, किसी को भी नहीं आया तो बता दो अभी भी, बोलो। ईशा समझ आया, अमन, यस बॉस। ठीक है,
आगे और ठीक है, चलो। तो हाँ, मैं यहीं पे बता रही थी, नॉक्टर्नल एस्थमा देख रहे थे हम। तो दूसरा रीजन हमने देखा ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ पीएसएनएस। ठीक, तीसरा रीजन, ड्यूरिंग नाइट there is decrease release of plasma cortisol। ये रीजन आप लोगों को याद करना है। अब देखो, जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल होता है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब रात के टाइम पे प्लाज्मा कॉर्टिसोल कम रिलीज होता है। अब अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल की है, अब प्लाज्मा कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हुआ तो यानी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, वहां पे एडिमा डेवलप हो जाएगा और जो पाथ है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गया, एडिमा हो गया, तो यहाँ पे पाथ नैरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा रीजन हमने ये देख लिया। तो रात को एस्थमा प्रेसिपिटेट करने के तीन मेन रीजन हो सकते हैं। या एक तो पहला, एटमॉस्फेरिक कूलिंग हो रही है, ठीक है, रात को। फिर दूसरा हमने देखा ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ पीएसएनएस, ये मैंने समझा दिया। तीसरा, रात को क्या होता है, जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल होता है उसका लेवल कम हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये हमने देखा नॉक्टर्नल एस्थमा। अब एक कंडीशन आती है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिक एस्थमा। सॉरी बॉस, मुझे थर्ड पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, थर्ड पॉइंट ये होता है कि रात को जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल गिरता है। अब जो प्लाज्मा कॉर्टिसोल है, इट इज अ गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। अब एस्थमा में क्या हो रहा है, देखो, जो हमारा पाथवे है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो पाथ है वो नैरो हो जा रहा है। पहले तो इतना पाथ हुआ करता था, अभी इतना हो जा रहा है, छोटा सा। ठीक है, तो इसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, नेचुरल बात है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन को रोक रहा था प्लाज्मा कॉर्टिसोल, इसको होने से। अब रात को ये निकलना बंद हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस प्रॉपर होगी। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, पाथवे नैरो हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब आया समझ? जी बॉस। हाँ, मैं बताई थी गैस्ट्रिक एस्थमा। अब देखो, एक डिजीज होता है जिसे बोला जाता है GERD। पता है किसी को क्या होता है? फुल फॉर्म आती है? बोलो, आती है तो मैं लिख ही जा कुछ है बॉस। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस में रिफ्लक्स करता है। ठीक है, ऊपर को बैक फ्लो मार रहा है, उस वजह से जो एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है उसको गैस्ट्रिक एस्थमा बोला जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये कब देखा जाता है, मील टाइम में देखा जाता है या फिर खाने के 1-2 घंटे बाद देखा जाता है। ठीक है, इसका मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसका मेन ट्रीटमेंट रहता है कि एसिड को ट्रीट कर दो तो ये गैस्ट्रिक एस्थमा भी अपने आप ही ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन कॉज क्या है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो गैस्ट्रिक एस्थमा है, एस्थमेटिक एपिसोड्स आ रहे हैं, इसका मेन रीजन होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ठीक है, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ोगे डिटेल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब होता है, एपिसोड्स अकर्स मोस्टली ऑन द मील टाइमिंग और 1 to 2 hours after having meal। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस्ट्रिक एस्थमा का। अब तीसरी कंडीशन आती है कार्डियक एस्थमा।
कार्डियक एस्थमा क्या होता है? देखो कार्डियक वर्ड से समझो, कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। तो ये जो कार्डियक एस्थमा होता है ये देखा जाता है एलवीएफ के केस में। एलवीएफ क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा ये समझो, फिजियोलॉजी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये क्या है हमारा? राइट एट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है यहाँ पे। राइट एट्रियम में क्या आती है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, एसवीसी। ठीक, अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स को, ठीक है। लंग्स से वापस किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ? हाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चीज बेसिक है, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि जो कार्डियक एस्थमा मिलेगा वो किस कंडीशन में मिलेगा? वो मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन में। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो यहाँ पे ये ब्लड पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपर, एओर्टा को नहीं कर पाएगा। अब ब्लड भरना स्टार्ट होगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होगा, लेफ्ट एट्रियम के बाद पल्मोनरी वेन, अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में इकट्ठा होगा। तो ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है? अब देखो लंग्स में एडिमा हो गया तो इसी वजह से क्या होता है? कार्डियक एस्थमा होता है। रीजन क्या है इसका? हार्ट, और लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कार्डियक एस्थमा हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया देखो, एक और तरीके से समझाती हूँ। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, लंग्स से वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वापस से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब मैंने ये बोला कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और हाँ ये चीज और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। अगर देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है यानी ये आगे पंप ही नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? पीछे को इकट्ठा होना चालू होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा पहले, फिर क्या होगा? तो वॉल्व है, फिर लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होगा, फिर क्या होगा? पल्मोनरी वेन में इकट्ठा होगा, और फिर क्या होगा? अल्टीमेटली लंग्स में इकट्ठा हो जाएगा। और क्या कॉज करेगा ये? पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा कॉज करेगा। इसी वजह से क्या हो जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? कार्डियक एस्थमा की कंडीशन बोली जाती है, ठीक है। ये बात समझ आई सभी को? यस बॉस। यस बॉस। सभी को आ गई ना? यस बॉस। ये वाला डायग्राम सभी यस को याद है? बॉस। ठीक है। अब हम इसकी क्या देखते हैं? अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। देखो ब्रोंकियल एस्थमा की, ये तो हमने अभी टाइप्स डिस्कस किए, ठीक है। अब देखो होता क्या है आखिर, किस वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है? तो पैथोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? अब मैंने बताया था हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। अब वो क्या होगा? कोई एंटीजन हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा? एंट्री ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन एंटर किया विच कॉजेज, अब ये एंटीजन गया हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या कराएगा? बहुत सारे
केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कराएगा। तो हमारी बॉडी रिलीज करेगी नेचुरली, रिलीज ऑफ वेरियस केमिकल मीडिएटर्स। ठीक है, केमिकल मीडिएटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एंडोथेलिन, ठीक, इंटरल्यूकिन्स, PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और PG यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये रिलीज कराए बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स। अब ये केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। अब ये रिलीज कराएंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, तो causes activation of inflammatory cells। अब हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं, तो स्पेशली ईस्नोफिल्स, दूसरा मैक्रोफाजेस, तीसरा हो गई हमारी बेसोफिल। ठीक है, क्या हमने देखा, एंटीजन एंटर किया, एंटीजन ने बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करे। अब ये जो केमिकल मीडिएटर्स थे इन्होंने इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज कराई। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज हो गई तो क्या करेंगी, अल्टीमेटली ये इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगी। inflammatory cells causes inflammation और क्या कराएंगी, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो हमारी टीबीटी में उसकी, और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। हमने देखा था ना, म्यूकस प्लग भी बन जाता है कई बार। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, इंक्रीज एक्सुडेट, बाकी चीजें भी, एक्सुडेट फॉर्मेशन। ठीक, इतना तक बात समझो। एंटीजन एंटर किया, उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए, जैसे एंडोथेलिन, जैसे इंटरल्यूकिन, जैसे PDGF जिसे बोला जाता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, PG यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हुए। फिर दीज कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्होंने क्या कराया, अब केमिकल मीडिएटर्स हैं, इन्होंने इन्फ्लेमेटरी सेल्स का एक्टिवेशन कराया कि भाई एक्टिव हो जाओ तुम लोग, बाहर से कोई चीज आई है अंदर। तो क्या क्या एक्टिवेट होंगी, स्पेशली ईस्नोफिल्स, मैक्रोफाजेस और बेसोफिल्स। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, अब इनका नाम ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, तो क्या कराएंगी, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन कराएंगी, नेक्रोसिस कराएंगी। देखो इन्फ्लेमेशन आप लोग पढ़ोगे ना, इंजरी कैसे होती है, ठीक है, टिश्यू इंजरी जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे प्रोसेस आती है प्रॉपर, कि पहले क्या होता है, सबसे पहले हाइपोक्सिया डेवलप होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर इन्फ्लेमेशन के बाद अल्सर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ग्रेन्युलोमा बनता है, फाइब्रोसिस होती है, अल्टीमेटली नेक्रोसिस होती है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, वहां पढ़ोगे डिटेल में। यहाँ पर अभी याद रखना है कि नेक्रोसिस हो जाती है किसकी, एपिथेलियल सेल्स की। फिर और साथ ही साथ क्या होता है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है और इंक्रीज एक्सुडेट फॉर्मेशन। ठीक है, और फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। फाइनली results into bronchoconstriction, bronchoconstriction। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोल रहे थे, वन वर्ड पैथोलॉजी। ठीक है, अगर वन वर्ड में अगर हमें पैथोजेनेसिस बतानी है तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है,
ये चीज। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से क्या होता है, एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है, जिन्हें हम बोलते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, या फिर हम क्या बोलते हैं उसे, निदान बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एंटीजन एंटर करेगा उस वजह से हो सकता है। कुछ ड्रग्स भी होती हैं जिस वजह से क्या होता है, एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। तो उन ड्रग्स का नाम देख लो। ड्रग्स which causes asthma। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनमें नाम आता है बीटा ब्लॉकर। ठीक है, मैं बताऊंगी क्या क्या होती हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो देखो बीटा ब्लॉकर्स, अब ऐसे समझो इसको, वापस से उसी चीज से समझा जाएगा ये चीज। अब देखो, जो हमारा एसएनएस है, एसएनएस मैंने बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जो एसएनएस के रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, पीएसएनएस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, लिख लेना। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, अब देखो जो एसएनएस है वो क्या करा रहा है, ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। तो एस्थमा में अगर ब्रोंको डायलेशन होगा तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, ये बताओ मुझे। एस्थमा में अगर ब्रोंको डायलेशन हो जाए तो ये अच्छा है बुरी? अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। ठीक है, तो हमें, अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें एसएनएस को एक्टिवेट करना होगा। अब देखो मैंने अभी ड्रग्स लिखाई बीटा ब्लॉकर, अब वो क्या कर रही है, इस एसएनएस के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रही है। तो क्या ब्रोंको डायलेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि बीटा ब्लॉक हो गया है। तो इस वजह से एस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। दोबारा समझो, रुको, समझ नहीं आया लग रहा है। देखो मैंने क्या बोला, जो एसएनएस है वो क्या होता है, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है और ये ब्रोंको डायलेशन करा रहा है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्रोंकस है उसको डायलेट करा के चौड़ा कर दे रहा है। ठीक है, और पीएसएनएस जो कि रेस्ट के टाइम पे एक्टिव होता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा दे रहा है, उसको कम करा दे रहा है, नैरो करा दे रहा है, जिस वजह से एस्थमा प्रेसिपिटेट करता है। एस्थमा होता है, प्रेसिपिटेट मत करना मतलब हो रहा है कोई डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एस्थमा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रोंको डायलेशन है। ठीक है, पहले से ही पैसेज वाइड है, तो उस वजह से एस्थमा नहीं होगा। अब देखो अगर क्या हुआ, मैंने बताया एसएनएस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, पीएसएनएस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इनमें से भी अगर किसी को भी ब्लॉक कर दिया जाए तो एड्रेनर्जिक एक्टिविटी भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, एसएनएस ब्लॉक हो जाएगा, एसएनएस अपना काम नहीं करेगा, ब्रोंको डायलेशन भी नहीं करेगा। तो अब ब्रोंको डायलेशन करा रहा था, ये फिर से पैसेज नैरो हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा, एस्थमा होगा नहीं होगा? अब बताओ। होगा बॉस। होगा, होगा, होगा। अब आया समझ? एक बार और समझा देती हूँ, रुक जाओ, अलग से यहीं पे बता देती हूँ। देखो सिर्फ एसएनएस को समझो यहाँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब एक्टिव हो रहा है, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, स्ट्रेस के टाइम पे। और ये क्या कराता है, ब्रोंको, बोलो, डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन कराता है। ठीक है, अब पैसेज नैरो नहीं है, यहाँ पे वाइड है। ठीक है, खुला हुआ है पैसेज, तो यहाँ पे एस्थमा होने के चांसेस नहीं है अगर एसएनएस चल रहा है, अपना बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो एसएनएस है, एसएनएस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स।
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अभी बीटा में भी बहुत सारे होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, ये बाद में जाके देखोगे। ऐसे याद रख लो कि जो हार्ट में होता है वो बीटा 1 होता है और जो लंग्स में होता है वो बीटा 2 होता है। ठीक है, वैसे तो अलग से लिखवाऊंगी जब मैं फार्मा पढ़ाऊंगी। तो देखो, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरीके के, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, यानी बीटा को हमने रोक दिया, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो एसएनएस एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ब्रोंको डायलेशन नहीं हो पाएगा। अब यानी इस कंडीशन में एस्थमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रोंको डायलेशन कराने वाली चीज थी, यानी पैसेज को वाइड करा रही थी, वो होगा ही नहीं, पैसेज वापस से नैरो हो जाएगा। उस वजह से क्या हो सकता है, एस्थमा हो सकता है। अब आया समझ? यस बॉस। ठीक है, किसी को भी नहीं आया तो अभी भी बता दो, फिर से बता दूंगी। बोलो, आ गया सभी को? यस बॉस। यस बॉस। प्राची समझ आया? यस बॉस। ठीक है, दूसरी प्राची बोलो। एक और प्राची है ना क्लास में? यस बॉस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले रहे हो लग रहा है क्लास एक साथ बैठ के। देखो, ये चीज हमने देखी। अब बीटा ब्लॉकर्स के नाम देख लो। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि एटेनोलॉल, ये जो मेडिसिन होती हैं ये हाइपरटेंशन में दी जाती हैं। हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, बहुत सारी कंडीशंस में दी जाती हैं। ठीक है, माइक ऑफ करने सभी। एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये मेडिसिन के नाम है। ठीक है, लेबेटोलॉल, जितने भी लॉल आते हैं ये सारे क्या है, बीटा ब्लॉकर्स में आएंगे। ठीक है, तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है एस्थमा का। ठीक है, तो ये हमने ड्रग्स देख ली। दूसरा, अब आते हैं और किस किस वजह से एस्थमा हो सकता है। तो ड्यूरिंग वेरी हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से, कई बार इमोशनल स्ट्रेस की वजह से देखा जाता है, तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। अगला, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए। ठीक है, और कुछ एनवायरमेंटल एलर्जेंस हो गए। बहुत तरीके की एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये सब हमने क्या देखे, और ड्रग्स लिख दो यहीं पे, हमने देख ली बीटा ब्लॉकर्स। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, निदान है जिन वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है। ठीक है, अब वापस से स्लाइड पे आते हैं। देखो, ये देखो एस्थमा के अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स बता रहे हैं। 3 साइंस मैंने पहले भी बताए, डिस्निया, कफ और वीजिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कफ होगा, फटीग होगा, थकान होगी, कॉमन कोल्ड हो सकता है, चेस्ट पेन होगा, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, तो नॉक्टर्नल एस्थमा वाली चीज मैंने बताई। हेडेक हो सकता है, वीजिंग, एलर्जी, वीजिंग मैंने बताया, विस्लिंग साउंड, एलर्जी हो सकती है, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, हार्ट रेट फास्ट होती है। हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो अभी हमने देखा था कि पीएसएनएस की एक्टिविटी में हार्ट रेट बढ़ेगी, कम होगी? कम होगी बॉस। हो रही थी, कम होगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। लेकिन ब्रोंको डायलेशन अगर होता है तो उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ती है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, टैकीकार्डिया बोला जाता है। फिर आ गया डिस्निया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल पैसेज हो गया हमारा, और ये क्या है, नैरो पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, एडिमा हो गया, स्वेलिंग, सब चीज, म्यूकस इकट्ठा हो गया। तो उस वजह से क्या है, पाथवे नैरो हो गया, अपने आप से ही क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही चीज दिखा रखी है, ये नॉर्मल लंग दिखा रखा है, इस साइड एस्थमेटिक लंग दिखा रखा है, कंस्ट्रिक्टेड एयरवे, म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन, थिकेंड एंड इन्फ्लेम्ड एयरवे वॉल, टाइटेंड एयरवे, क्योंकि नेक्रोसिस हो गया है। ठीक है, इलास्टिसिटी नहीं रही उधर साइड, तो टाइटेंड एयरवे, स्मूथ मसल हो गया। ठीक है, इधर नॉर्मल एयरवे दिखाया है, नॉर्मल एयरवे वॉल, रिलैक्स्ड एयरवे, स्मूथ मसल। ठीक है, अब ये कंडीशन ये छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं अभी। अब देखो ड्रग्स फॉर
ब्रोंकियल एस्थमा। इससे पहले कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लो। लिखो क्लिनिकल फीचर्स। पहला क्लिनिकल फीचर मैंने अभी बताया, 3 क्लिनिकल फीचर। पहला लिखोगे कफ। अब देखो कफ इसमें कैसा होगा, तो इनिशियली तो क्या होगा, ड्राई कफ होगा और लेटर ऑन वो बन जाएगा प्रोडक्टिव कफ या फिर वेट कफ बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो। इनिशियली ड्राई कफिंग अकर्स विच ऑन क्रॉनिसिटी एसोसिएटेड विद स्पुटम। ठीक है, कफ इनिशियली ड्राई होगा और क्रॉनिसिटी जब हो जाएगी डिजीज की तब वो स्पुटम के साथ मिलेगा। ठीक है, अब जो स्पुटम है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो कैसे मिलेगा। जो स्पुटम होता है ये क्रॉनिक कंडीशन में मिलेगा, इनिशियली नहीं मिलेगा। स्पुटम मिलेगा क्लियर, कलरलेस और इसमें मिलते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। ठीक है, इसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक, दूसरा मैंने बताया था कफ, डिस्निया और वीजिंग। तो डिस्निया, डिस्निया मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब डिस्निया की ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये पढ़ोगे, पढ़ लेना इस बार अभी जाके क्लास के बाद। ठीक है, तो वो ग्रेडिंग आनी चाहिए कि कब हम बोलेंगे ग्रेड 1 डिस्निया हो रहा है, कब बोलेंगे ग्रेड 2। तो इसमें कई सारी कंडीशन होती है, जैसे ग्रेड 1 में ऐसे आ जाएगा कि थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पर हो रहा है या फिर एक्सरसाइज करने पे हो रहा है तो हम ग्रेड 1 बोल रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, तो डिस्निया की ग्रेडिंग्स पढ़नी है आज जाके। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन वीजिंग मिलेगी, वीजिंग साउंड मिलेगी। और क्या मिलेगा, फीलिंग ऑफ टाइटनेस ऑफ चेस्ट, जकड़ाहट सी महसूस होगी। ठीक है, पेशेंट बताएगा कि जकड़ाहट सी महसूस हो रही है सीने में। ठीक है, तो ये फीलिंग ऑफ टाइटनेस ऑफ चेस्ट वॉल। ठीक है, अब हम इसमें एग्जामिनेशन क्या करते हैं, तो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं कुछ और कुछ होते हैं सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जनरल एग्जामिनेशन में क्या करा जाता है, पहले तो हम देखते हैं। देखो एग्जामिनेशन, देखोगे एग्जामिनेशन में दो आते हैं, एक आते हैं जनरल एग्जामिनेशन, एक आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन में नॉर्मल चीजें आती हैं, जैसे हमने जनरल कंडीशन देख ली कि पेशेंट वेल ओरिएंटेड है या नहीं है, कॉन्शियस है या नहीं है। ठीक है, कहीं वो अनकॉन्शियस तो नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल कंडीशन देखी जाती है। जनरल कंडीशन अगर आपको देखना सीखना है तो इसके लिए आप पढ़ोगे ग्लासगो कॉमा स्केल। ये होता है, अब मैं सभी चीज यहीं पे बताने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। ग्लासगो कॉमा स्केल, तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ग्लासगो कॉमा स्केल बताता है जनरल कंडीशन की कैसी है, फेयर है, पुअर है, वेरी पुअर है। ठीक है, तो इसकी भी ग्रेडिंग्स होती हैं। जनरल कंडीशन देखेंगे हम बीपी ले सकते हैं, वाइटल्स ले लो, पल्स ले लो जनरल कंडीशन में। ठीक है, वेट करा लो, हाइट, बीएमआई निकाल लो पेशेंट का। ठीक है, आप लोग फाइल बनाओगे अभी देखोगे। साइनोसिस देख सकते हैं। साइनोसिस क्या होता है, पता है किसी को, क्या होता है साइनोसिस। अरे बोलो भाई, तनुजा। बस ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। हाँ बस इतना ही बोलना है, डरा मत करो भाई, बोल लिया करो। ठीक है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसे साइनोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो साइनोसिस चेक कर लो। अगला क्लबिंग। अब क्लबिंग क्या होता है, बताओ। के एंड पे जो होता है, जो फिंगर्स होती है वो स्वेल हो गई होती है तरीके से, समवॉट स्वेलिंग, बट वो एग्जैक्ट स्वेलिंग नहीं कह सकते। एग्जैक्ट स्वेलिंग नहीं कहते, उसे बोला जाता है ऑब्लिटरेटेड नेल बेड। ठीक है, जो हमारा नेल बेड का एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे सभी कि क्लबिंग क्या होता है, ऑब्लिटरेटेड नेल बेड। किसी दिन वो भी बता दूंगी एग्जामिनेशन वगैरह का ना, जनरल एग्जामिनेशन पढ़ा दूंगी इसके बाद। तो नोट किया सभी ने, ऑब्लिटरेटेड नेल बेड क्या होता है। जो नेल बेड होता है ना वहां पे, ये सर्च करके देखना सभी,
ठीक है। तो नेल्स में दिखाई देती है क्लबिंग। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है ना वो नेल बेड पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। हाइपरप्लेजिया हो जाता है वहां पे। हाइपरप्लेजिया मीन सेल का नंबर बढ़ जाता है। पहले हाइपरप्लेजिया होगा, फिर हाइपरट्रॉफी होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड्स ठीक हो गया, अभी सीख जाओगे धीरे धीरे। हाइपरप्लेजिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, और हाइपरट्रॉफी मीन्स उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो कई सारी कंडीशन होती है, जैसे क्लबिंग में बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें क्लबिंग मिलती है। तो इसको याद भी ऐसे ही करते हैं, देखो, CLUBBING। सी से क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। इस कंडीशन में क्लबिंग मिलेगी। एल से लंग एब्सेस, होना चाहिए सभी चीजें, ठीक है। यू से होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं? निशा बताओ, पढ़ाया है मैंने। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज पढ़ के आया करो भाई, साथ में बोला जाता है आईबीडी। अब देखो, बी से होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। फिर बी से होता है ब्रोंकिएक्टेसिस। आई से होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एन से होता है कोई भी नियोप्लास्टिक कंडीशन है, कोई भी, जैसे कैंसर वाली कंडीशन है, साइनोटिक हार्ट डिजीज वगैरह चीजें हो गई, तो लिख लो नियोप्लास्टिक कंडीशन। सी से आता है ग्रेव्स डिजीज। कब मिलता है, हाइपो में, हाइपर में? ये तो मैंने पढ़ाया ही है सबको। हाइपो, हाइपो में मिलता है। हाइपर में होता है बहुत। हाइपर में होता है, ठीक है। तो ये साइड में एक नोट डाल के लिख लेना कि क्लबिंग हमें कहाँ कहाँ मिलती है, किन किन कंडीशन में हमें क्लबिंग मिलती है। तो देखो, हम देख रहे थे एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन देख रहे थे हम एस्थमा में। तो हम ये चीजों का एग्जामिनेशन करते हैं, क्लबिंग देखते हैं, हम पैलर देखते हैं, ठीक है। पैलर देखा जाता है पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में, इक्टरस देखा जाता है बल्बर कंजक्टाइवा में, इक्टरस देखा जाता है आई में देखे जाते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं लिम्फ नोड देखते हैं, स्वेल तो नहीं कर रहे हैं, अभी सेंसिटाइजेशन पढ़ाऊंगी तब समझोगे। लिम्फ नोड। अगला देखा जाता है एडिमा। ये तो हो गया जनरल कंडीशन कि जनरली अगर नॉर्मल भी, ये सारी चीजें चलती है सभी डिजीजेस में, ठीक है। जो हम जनरल कंडीशन देख रहे हैं, बीपी देख रहे हैं, पल्स देख रहे हैं, ये कोई भी पेशेंट हो, ठीक है, उसमें जनरली सभी एग्जामिनेशन करे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज है, चाहे वो सीवीएस की डिजीज है, चाहे वो सीएनएस की डिजीज है, जनरल एग्जामिनेशन सब में यही आएगा, ठीक है। क्या क्या जनरल कंडीशन, बीपी, पल्स, वेट, हाइट, पीएमआई, साइनोसिस, क्लबिंग, पैलर, इक्टेरस, लिम्फ नोड, एडिमा, ठीक है। तो ये सब चीज सेम आती है। अलग क्या आता है, तो अलग आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में 4 पॉइंट्स आते हैं, इप्पा से याद रख लो। पहला होता है इंस्पेक्शन, दूसरा होता है पाल्पेशन। इंस्पेक्शन खाली देखना है, हाथ नहीं लगाना है, अभी पाल्पेशन हाथ लगा के पाल्पेट करके देखना है। अगला होता है परकशन, परकश करते हैं फिंगर से, देखना ये भी नेट पे कैसे होता है। ऑस्कल्टेशन, स्टेप से सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम चेस्ट वॉल एक्सपेंशन देखते हैं सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में, चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, ठीक है। अब कैसे देखा जाता है, इंच टेप से देखा जाता है, ठीक है। इंच टेप में भी सेंटीमीटर में देखते हैं,
ठीक है, दोनों निपल्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग है, ठीक है, ये कंडीशन में देखा जाता है। अगर कोई पेशेंट डीप ब्रीथ करता है, अगर उसके हेल्दी लंग्स हैं, तो ये जो हम चेस्ट वॉल एक्सपेंशन नापते हैं, ये 5 to 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। ठीक है, पहले हमने नापा, ये नॉर्मल चेस्ट था, इसमें हमने दोनों निपल्स के बीच में मेजर किया, फिर हमने उसको कहा कि आप क्या करो, डीप ब्रीथ करो। फिर हमने, अब उसने डीप ब्रीथ किया, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड करेगा। फिर 5 to 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉर्मल लंग है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे चीजें आती हैं, पाल्पेशन, पाल्पेट करके देखते हैं कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है, छूने पे पेन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑस्कल्टेट करके देखते हैं, बहुत सारी लंग साउंड्स होती हैं। ठीक है, हाँ, ऊपर इसमें एक रेस्पिरेटरी रेट छूट गया, पल्स के साथ लिख लो रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 14, एनसीईआरटी में लिखता है, लेकिन हम वैसे लेके चलते हैं 10 to 20 पर मिनट। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इतना लेके चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे चेस्ट वॉल एक्सपेंशन, मैंने बताया कि इंच टेप से हम नापते हैं, दोनों निपल्स के बीच में हम रखेंगे इंच टेप, और पेशेंट को कहेंगे पहले आप नॉर्मल ब्रीदिंग जो कर रहा है उसमें नाप लेंगे, फिर हम उसे कहेंगे कि डीप ब्रीथ करो। ठीक है, तो हेल्दी लंग्स अगर उसके हैं तो डिफरेंस कितना आता है, 5 to 8 सेंटीमीटर का आता है। अगर कोई दिक्कत है, हो सकता है कम आ जाए डिफरेंस, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। ठीक है, अब बहुत सारी चेस्ट डिफॉर्मिटीज होती हैं, तो ये तो आप पैथो में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टेमिक एग्जामिनेशन किया जाता है, इसका भी बहुत ज्यादा जो वो है, आप क्लिनिकल उसमें पढ़ोगे। ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, बाकी हम ऑस्कल्टेशन में साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो साउंड, नॉर्मल जो लंग साउंड होती है, ये याद रख लो कि नॉर्मल लंग साउंड जो हमारी होती है वो होती है ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लंग साउंड होती है। ये जब हम सेट लगाते हैं तो जो सुनाई देती है वो हमारी क्या है, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड है। बाकी चेस्ट पे जो हमारा इंस्पेक्शन है, उसमें तो हम नॉर्मल देखेंगे कि चेस्ट क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसमें कोई स्कार तो नहीं है, कोई बाहर से जैसे हम वो भी पढ़ते हैं ना, आगंतुक व्याधि, कोई आघात तो नहीं हो रखा है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, ये चीजें देखी जाती हैं। पाल्पेशन में हम पाल्पेट करके देखते हैं कहीं पे पेन तो नहीं है। ठीक है, पाल्पेशन में हम छू रहे हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में सिर्फ हमें बाहर से देखना है। परकशन में क्या होता है, फिंगर्स के ऊपर टैपिंग करके देखी जाती है। ठीक है, जहां पर भी, इसमें दो तरह की साउंड होती हैं, एक होती है रेजोनेटिंग साउंड, एक होती है डल साउंड। ठीक है, अब कहीं पर भी एयर है तो वहां पे हमें क्या होगा, रेजोनेटिंग साउंड आएगी। कहीं पर सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वहां पे डल साउंड आती है। ठीक है, तो जैसे निमोनिया के केस में हम देखते हैं, निमोनिया में क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो जा रहा है, वहां चीज गाढ़ी हो जा रही है, कंसोलिडेट हो जा रही है। ठीक है, तो हार्डनिंग हो जाती है, वहां पे उस कंडीशन में हमें डल साउंड मिलती है। ठीक है, अगर हम परकस करते हैं तो ये भी नेट पर देखना, परकशन कैसे किया जाता है, तो ये आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हमने देखा एग्जामिनेशन वाला पोर्शन। अब हम अगर किसी को एस्थमा है, अगर हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन नोट करो। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सबसे पहले कोई भी कोई भी डिजीज हो, सबसे पहले अगर कोई फिजिशियन एग्जामिनेशन लिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है, तो वो सीबीसी लिखता है। सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, सीबीसी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा लिखते हैं ईएसआर, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तीसरा स्पूटम एग्जामिनेशन। ठीक है, स्पूटम एग्जामिनेशन। फोर्थ क्या करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा दो भाई। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करा दो। अगली चीज, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज है, उसमें मोस्ट कॉमनली कराया जाने वाला टेस्ट होता है स्पाइरोमेट्री, ये आप लोग पढ़ के आए होंगे फर्स्ट ईयर में। इसे और क्या बोला जाता है, पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके के वॉल्यूम देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो वो चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, अगला क्या देखा जाता है, एबीजी,
बहुत कॉमनली कराया जाने वाला टेस्ट है, इसे बोला जाता है एट्रियल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड गैस। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है ब्लड में, तो ये चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशंस देख ली कि क्या क्या करा सकते हैं। सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में हमें कैसे पता चलेगा, तो सीबीसी में क्या क्या देख सकते हैं हम, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, टीएलसी देख सकते हैं, डीएलसी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेटलेट काउंट देख सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन एक होता है एमसीएच, एक होता है एमसीएचसी, एक होता है एमसीवी। ठीक है, तो ये सब सीबीसी की रिपोर्ट में दिखता है। हमारे काम का क्या है यहाँ पे, हमारे काम का होता है डीएलसी। डीएलसी में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो देन बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, अभी हम पैथोजेनेसिस देख के आ रहे हैं, तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन सी रिलीज हो रही थी, ईस्नोफिल्स मैंने बताया। तो जब भी एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन है, हमेशा हमेशा ईस्नोफिल्स का नंबर आपको रेज मिलेगा रिपोर्ट में। ठीक है, और यही कंडीशन अगर क्रॉनिक हो जाती है तो आगे चल के लिम्फोसाइट्स का नंबर भी रेज मिलने लग जाता है। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन में ईस्नोफिल्स का नंबर रेज मिलेगा और क्रॉनिक इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स का नंबर रेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स देख के बता सकते हैं। ये सर कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, यानी जो हमारी आरबीसीज हैं वो सेडिमेंट ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट ज्यादा कब होंगी, जब ज्यादा टूटेंगी कब, जब कोई इन्फेक्शन है, तो ईएसआर रेज मिलता है। ठीक है, स्पूटम एग्जामिनेशन करा सकते हैं, तो मैंने बताया था कैसे कैसे स्पूटम मिलेगा। ठीक है, हेक्सागोनल, ये सब चीजें तो ये करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, स्पाइरोमेट्री करा सकते हैं कि कोई वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस करा सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन है कितना नहीं है, उस हिसाब से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि एस्थमा है या नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने देखी। अब इसका ट्रीटमेंट आज ही बता दूं थोड़ा सा, या फिर कल ही शुरू करें, बोलो। होता है, कैसी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हम इस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रोंकोडायलेटर्स पे आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, जो ब्रोंकस को डायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने बताया वन वर्ड पैथोलॉजी कि क्या हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हमें ब्रोंकस डायलेट कराना है। तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो अब देखो, वापस से मैंने जो बताया था एसएनएस पीएसएनएस वाली चीज, एसएनएस क्या करा रहा था, ब्रोंको डायलेशन करा रहा था। उसमें दो रिसेप्टर्स थे, क्या क्या, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अगर ये रिसेप्टर्स अपना काम करते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छे हैं अस्थमा में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करा रहे हैं, ब्रोंको डायलेशन करा रहे हैं, तो हम क्या दे देते हैं इस वजह से, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, यानी बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करने वाले ड्रग्स, यानी बीटा 2 रिसेप्टर्स को अपना काम करवाएंगी अच्छे से, तो ये क्या करेंगी, अल्टीमेटली ब्रोंको डायलेशन कर देंगी। ये बात समझ आ रही है, मैंने क्या बोला इतना सारा। Yes, boss. Yes, boss. ठीक है, किसी को नहीं आ रही तो बताओ, दोबारा बताती हूँ। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रही समझ, फिर मैं पूछूंगी, नहीं तो। आसिया समझ आ रही है। Yes, boss. ठीक है, तो देखो ब्रोंकोडायलेटर्स, तो इसमें क्या क्या आते हैं, साल्ब्यूटामॉल आता है, टर्ब्यूटालिन आता है। अब ये वाला, अब ये जो पोर्शन बता रही हूँ ना, दो कॉपियां बनाना, एक तो बनाओगे पैथो की, एक बनाओगे फार्मा की। अब यहाँ से जो मैं बताऊंगी ये लिखना तुम फार्मा वाली कॉपी। ठीक है, तो देखो ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल एस्थमा, इसमें आ रहा है ब्रोंकोडायलेटर्स, मैंने बताया बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बाम्ब्यूटेरॉल, सल्मेटेरॉल, पोमोटेरॉल। अब इसमें जो ऊपर के दो हैं, इनको बोला जाता है साबा, सांबा नहीं, साबा, और इनको बोला जाता है लाबा। साबा क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, और लाबा क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग नाम से शो रहा है कि
थोड़ी देर काम करेंगे, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबा काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे सडन अटैक वाली कंडीशन होती है, एकदम से बहुत ज्यादा अटैक आ रहा है पेशेंट को अस्थमा का, ठीक है, पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या देना है, साबा देना है, सैल्ब्यूटामॉल टर्ब्यूटालीन में से एक देना है, ठीक है, ताकि शॉर्ट एक्टिंग तुरंत काम कर जाए, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर किसी को क्रॉनिक कंडीशन है, यानी जैसे हमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए देना है, प्रोफाइलैक्सिस बोला जाता है बचाव को, ठीक है, जैसे कि अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है प्रॉपर, उसको दोबारा अटैक ना आए, उसके लिए हम क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग देंगे, ठीक है। अब जो ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं ना, इनका जो काम करने का पीरियड होता है 4 घंटे 5 घंटे ऐसा रहता है, जो शॉर्ट एक्टिंग वाले हैं उनका। तो अब देखो, जैसे आपने सुबह दी, अब पेशेंट को रात को नॉकटर्नल अस्थमा हो रहा है, तो उसमें तो ये शॉर्ट एक्टिंग काम नहीं करेगा ना, तो हमें क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग एक्टिंग ही देना पड़ेगा। तो लॉन्ग एक्टिंग कब देते हैं, जब हमें चाहिए कि अटैक दोबारा ना आए। शॉर्ट एक्टिंग कब देते हैं, जब ये कंडीशन होती है कि सडन अटैक वाली कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, सावा दिया जाता है। अब देखो, जो साल्ब्यूटामॉल होता है, ये जो मार्केट में आता है, ये एस्थलीन नाम से आता है। क्या नाम, कहाँ लिखूं मैं, साल्ब्यूटामॉल आता है एस्थलीन नाम से, एस्थलीन, ठीक है, ये याद रखना, जो ब्रांड नेम है, जो मार्केट नेम आता है, वो एस्थलीन आता है, ठीक है। अब एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है ड्यूलिन। ड्यूलिन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सैल्ब्यूटामॉल, एक होता है इप्राट्रोपियम, जो कि है एक एंटीकोलिनर्जिक, ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो ड्यूलिन में दो चीजें आती हैं, क्या होती है, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें तुम देखोगे अपने आप ही कि क्या दिया जा रहा है। जो नेबुलाइजर देते हैं ना एस्थमेटिक पेशेंट्स को, तो उसमें देखना ज्यादातर क्या होता है, ये रेस्प्यूल्स डाले जाते हैं फाड़ के, तो रेस्प्यूल्स लेते हैं, उसको नेबुलाइजर में डाल देते हैं, फिर नेबुलाइज कराते हैं, तो उसमें ज्यादातर एस्थलिन होता है, ड्यूलिन होता है, ड्यूलिन नाम से आता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सैल्ब्यूटामॉल और दूसरा होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जिसमें क्या करते हैं, एस्थलिन, मतलब सॉरी, ड्यूलिन में क्या ऐड कर देते हैं साथ में, एक ब्यूटिकॉट और ऐड कर देते हैं। ब्यूटिकॉट बोला जाता है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, अभी बताऊंगी, अभी ये समझो पहले क्या क्या आते हैं मार्केट में। एस्थलिन नाम से आता है, ठीक है, जो हम नेबुलाइज कराते हैं। दूसरा मैंने बताया डुओलिन नाम से आता है। एस्थलिन में क्या होता है, सैल्ब्यूटामॉल होता है। डुओलिन में क्या होता है, सैल्ब्यूटामॉल होता है, साथ में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। फिर कई बार डुओलिन के साथ जब ज्यादा ही सीवियर कंडीशन है तो ब्यूटिकॉट डाला जाता है। ब्यूटिकॉट होता है स्टेरॉइड, ठीक है। एस्थमा के केसेस में ज्यादातर स्टेरॉइड दिया जाता है, क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को रोक देते हैं, ठीक है, वो जो डिजीज है उसको क्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो खाली क्या कर रहे हैं, जो हमारी मैंने बताया एस्थमा क्या है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल, तो उस हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को रोकने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। जब बिल्कुल ही स्थिति खराब हो जाती है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम स्टेरॉइड्स डालते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं क्वैक्स, जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, वो हर कंडीशन में स्टेरॉइड्स देते हैं, एक छोटी गोली दे देंगे उसको, उसमें नाम वाम कुछ लिखा नहीं होगा, कहेंगे ये खा लेना। अब स्टेरॉइड है, कोई भी रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा बॉडी का, तो तुरंत ठीक हो जाएगा पेशेंट, पेशेंट कहता है बड़ा बढ़िया डॉक्टर है भाई, ठीक है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें डिजीज को ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन एस्थमा की कंडीशन में दी जाती है जब कोई भी चीज काम नहीं करती होती है। अब देखो, बीटा तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स हमने देखे, दूसरा आते हैं मिथाइल जेनथीन। इसकी प्रोसेस बताऊंगी कैसे होता है, अभी नाम देखो, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन, हाइड्रोक्सी एथाइल, तो इसमें दो नाम याद रख लो, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, अब देखो इसमें भी वही चीज याद रखनी है, मैंने बताया था एसएनएस पीएसएनएस, तो वहीं पे ले जाती हूँ, भूल गए होगे तुम लोग। तो देखो, हमने देखा था पीएसएनएस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अब कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या करा रहे हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं। अब हमें अगर इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकना है, यानी ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, इसको अगर हमें रोकना है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रोकना है, तो हमें कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को रोकना होगा। तो हम यहाँ पे एंटी कॉलिनर्जिक दे सकते हैं अस्थमा में, बोलो, यस सर, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई, एंटी कॉलिनर्जिक क्यों दे रहे हैं, यस सर,
ठीक है। ये बता दो। बहुत से का फिर से बता दीजिए। हाँ, एंटीकोलिनर्जिक वाली चीज देखो क्या होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सॉरी पीएसएनएस है, ये कब एक्टिवेट होता है? ड्यूरिंग रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन में। और ये क्या है? रेस्ट। ये रेस्ट कराता है, ये कराता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर हमें ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकना है तो हमें किसको रोकना पड़ेगा? हमें पीएसएनएस की एक्टिविटी को रोकना होगा। अब पीएसएनएस की एक्टिविटी कब रुकेगी? जब इसके रिसेप्टर्स बंद हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को रोक देंगे। इसलिए हम क्या देते हैं? एंटी कोलिनर्जिक देते हैं। अब आया समझ? यस बॉस। ठीक है, नहीं आएगा दोबारा बता दूंगी, कल बता दूंगी, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक में क्या आते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम बहुत कॉमनली दी जाने वाली मेडिसिन है, ये याद रखना है। मैंने क्या क्या बताया? साल्ब्यूटामॉल याद रखना है, टर्ब्यूटालिन, ये तो पांचों के पांचों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, साबा और लाबा, ठीक है। और मिथाइल जेंसीन्स में थियोफाइलिन अमीनोफाइलिन याद रखना है। अब देखो कुछ आते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तो इसके लिए मुझे तुम्हें पूरी प्रोसेस एक बतानी पड़ेगी, इसके लिए भी एक प्रोसेस बतानी पड़ेगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लो, नाम देख लो। अभी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में आते हैं मॉन्टेल्यूकास, जाफिल्यूकास, बहुत कॉमनली लेते हो आप लोग। मॉन्टेर एलसी, ये है किसी ने दवाई ये आई है? यस, है ना, बहुत कॉमनली लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? मॉन्टेल्यूकास होता है जो कि एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। इसकी प्रोसेस कल बताऊंगी, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ये भी जब मैं सेंसिटाइजेशन पढ़ाऊंगी तब इसको बताऊंगी। इसमें क्या आता है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, ठीक है। ये भी मोस्ट कॉमनली दी जाने वाली दवाई है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं, कुछ होते हैं सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, कुछ होते हैं इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, ठीक है, जिन्हें इनहेल कराया जाता है। तो मैंने बताया था कि जैसे ब्यूटिकॉट का रेस्प्यूल दे देते हैं साथ में, इसके जो मैंने डुओलिन बताया था, ठीक है। डुओलिन में क्या क्या आ रहे थे बोलो? और साल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ रहे थे। इसके साथ हम क्या दे रहे थे? एक ब्यूटिकॉट दे दो, तो उसमें हम क्या? हाँ, ब्यूटिकॉट दे दो। तो ब्यूटिकॉट में क्या है? ब्यूटेसोनाइड है, ठीक है, ब्यूटेसोनाइड है। ब्यूटिकॉट उसका ब्रांड नेम है, ठीक है, वो मार्केट नेम आता है। ये ड्यूलिन भी एक मार्केट नेम है, ठीक है। इससे पहले मैंने एस्थेलिन बताया था, एस्थेलिन भी मार्केट नेम है। तो ब्यूटेसोनाइड जो है वो ब्यूटिकॉट नाम से आता है। फ्लूटिकासोन, ये फ्लूटिकॉट नाम से आता है, ठीक है। ऐसी करके इन इन ब्रांड नेम से आते हैं। तो इनहेलेशनल, इसमें इनहेलेशनल है तो हम इसको नेबुलाइजर में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स हो गए। अब ऐसे सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये चीजें हो गई, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक और जगह यूज होता है, किसी को पता है? बहुत कॉमनली दिया जाता है, हाँ लिखो। हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं आरए की कंडीशन में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में, ठीक है, बहुत कॉमनली। तो ये भी क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इम्यूनिटी को कम करने के लिए, सॉरी, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, ठीक है। अब ऑटो इम्यून है, अपनी ही सेल्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए अल्टीमेटली एस्थमा भी क्या है? एक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही तो है ना, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। तो इसी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए क्या दिए जाते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोरोना वाला टाइम था तो कोरोना में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज कर रहे थे डॉक्टर्स, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो रही थी ब्लैक फंगस, सुना था? यस बॉस। तो ब्लैक फंगस, इसे म्यूकोमाइकोसिस भी बोल रहे थे। तो ब्लैक फंगस क्यों हो रहा था? कभी भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो फंगल इन्फेक्शन का मेन कॉज होता है हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ठीक है। अब कोरोना में क्या है? स्टेरॉइड्स दिए, स्टेरॉइड्स की वजह से क्या हुआ? रिस्पॉन्स तो बंद हो गया, ठीक है। जो भी सिम्टम्स आ रहे थे, जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे थे, जो भी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो हो रही थी हमारी बॉडी की, वो तो सबसाइड हो गई। लेकिन उस वजह से क्या हुआ? अब हमारी इम्यूनिटी लो हो गई क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स था वो।
इम्यूनिटी लो हुई, उस वजह से ब्लैक फंगस के केसेस देखे गए। तो ये भी क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये इम्यूनिटी लो करते हैं अल्टीमेटली। और देखो, एंटी आईजीई एंटीबॉडी दी जाती है, ओमेलिजोमैब, बहुत महंगी दवाई, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जाती है, देखना जरा इसका प्राइस, नेक्स्ट पे कल पूछूंगी, ठीक है, बहुत महंगी, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल्स वाले बिल बढ़ाने के लिए ये वाली ओमेलिजोमैब यूज करते हैं, एंटी आईजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया, इनको डिटेल्स, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये इनके नाम नाम पढ़ के आएंगे, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल देखेंगे। इतना तक समझ आया सभी को?